मेरी वॉइस सबको क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं या मैं स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन स्टार्ट करूं? बोलिए। क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं? ठीक है।
जैसे कि मैं लिखा v1 इज इक्वल टू 2i कैप, v2 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, v3 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। इसमें से कौन सा आपका स्ट्रेट लाइन मोशन को डिनोट कर रहा है? V1 v1 और v2 दोनों ही कर रहे हैं सर। क्या आर्यन? जब V1 और सारे कर V2 रहे हैं। दोनों ही कर, नहीं स्ट्रेट लाइन में तो तीनों ही है सर। तीनों कैसे? स्ट्रेट लाइन में तो तीनों ही जाएंगे। तीनों वन डायमेंशन है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं 2i कैप, इसका मतलब ये तो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब ये xy प्लेन में यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब ये 3 डायमेंशन में कुछ ऐसा मूव कर रहा होगा। लेकिन ये तीनों पाथ कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे आते हैं। अब थोड़ा फास्ट रखिएगा अपने नोट करने की स्पीड को, ताकि जल्दी जल्दी चीजें नोट की जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर और वेक्टर आपको पता है कि अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और वर्क डन, ठीक है। ये सब क्या है आपके स्केलर क्वांटिटी के। वेक्टर के एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, etc। टॉर्क वगैरह जितने भी पोजीशन वेक्टर सब आपके क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब डिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल की हम लोग सिंपल कहें हैं कि पाथ लेंथ, कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी पाथ लेंथ क्या है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ traveled by a body। मान लीजिए पार्टिकल पहले ए पोजीशन पे था और फाइनली बी पोजीशन पे पहुंच गया, और मैंने कहा कि वो इस वाले पाथ से गया, इस वाले पाथ से मूव करके वो बी पोजीशन तक पहुंचा। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ होगी, जिस पाथ से वो मूव कर रहा है, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वही क्या होगी? आपकी डिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूं तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। जो ए और बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो मैंने कहा कि ये आप डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आपने जोड़ दिया तो इससे आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। तुषार वीडियो ऑन कीजिए। ये कौन है? श्री राधे।
वीडियो ऑन कीजिए। हाँ शुभम। यस सर, यस सर। अब अगर यहाँ पे मैं स्पीड को डिफाइन करूं तो स्पीड आपको पता है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं, सिंपल स्पीड की डेफिनेशन क्या दी है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक, अब ये मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डी, इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैंने कहा कि डेल्टा टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डेल्टा एक्स। अगर मेरे को यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करना है तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे से किसी ने पूछा कि अभी आपकी स्पीड कितनी है, तो मैंने कहा कि 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, मतलब कि बहुत छोटी, तभी तो हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, जो मैथ्स का यूज लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसका मतलब ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ये तो डिफरेंशिएशन को डिफाइन करता है। ठीक, तो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, dx ओवर dt। ठीक है, अब अगला पार्ट है एवरेज स्पीड। अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, जैसे कि मान लीजिए मैं आगरा से दिल्ली जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ देर तक मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, कुछ ड्यूरेशन तक मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ ड्यूरेशन से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन मेरे से पूछा गया व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट एवरेज स्पीड से चलता तो उतने ही ड्यूरेशन में मैं यहाँ से दिल्ली पहुंच जाता, जो कि मैं ब्रेक कर करके अलग अलग स्पीड में गया है। एवरेज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये बेसिक डेफिनेशन, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी। क्लियर है यहां तक? ठीक, अब हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी। अगर मेरे को वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको मैं क्या लिखूंगा, dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। dr वेक्टर का मतलब क्या हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? ठीक, हम लोग बिल्कुल बेसिक बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जो कि सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये इसकी स्पीड क्या है, v, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, v की इक्वल। ठीक, और ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कितना है, r। पार्टिकल पहले कहां पे था, ए पोजीशन पे, और फाइनली कहां पहुंच गया, बी पोजीशन। तो मेरे से पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, जल्दी से निकालिए। 2r अपॉन टाइम।
टाइम तो अननोन है, टाइम कहाँ से निकाले? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। V upon pi. कितनी आई वैल्यू? V आ जाएगी शायद। नहीं, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, फाइनल आंसर? 2V upon pi. 2v upon pi, करेक्ट है। देखिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2r हो गया, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2r डिवाइडेड बाय t। मेरे को यहाँ पे टाइम की वैल्यू चाहिए, लेकिन मेरे को एक चीज पता है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से t की वैल्यू पाई आर डिवाइडेड बाय v, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2r डिवाइडेड बाय पाई r डिवाइडेड बाय v। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया, मेडिकल में। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक कार है जो कि ए से बी मूव कर रही है। क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ से ये v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और जो सेकंड हाफ से ये v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? जल्दी से, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। First half as in time terms में कि distance के terms में? v1 v2 बस। मेरे को v1 v2 दिया तो उसी के टर्म में मेरे को आंसर चाहिए। फर्स्ट हाफ ये, अच्छा ये फर्स्ट हाफ मतलब डिस्टेंस के टर्म में फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो आधी डिस्टेंस ये v1 स्पीड से ट्रेवल करता है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ये आपकी v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। सर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाँ करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डिस्टेंस तो इक्वल है, मैंने इसको x मान लिया और ये भी आपका x हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूँ तो t1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय v1 और यहाँ पे अगर टाइम की बात करूँगा तो x डिवाइडेड बाय v2। तो मेरे को एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। इसको सॉल्व कीजिए, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्लियर है? नोट कर लिया? ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो मैंने लिखा है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्या ये करेक्ट रिलेशन है? सिंपल सी एग्जांपल, अगर जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, मैंने कहा कि ए से बी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है,
तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल पाथ लेंथ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस से छोटी है, लेकिन दोनों इक्वल भी हो सकती हैं। मैंने कहा कि पार्टिकल क्या कर रहा है, ए से बी डायरेक्ट मूव कर रहा है, तो इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। इसे अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? अब एक और पॉइंट, अगर मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, बी इंस्टेंटेनियस, ये स्पीड है और वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखी दी है। क्या ये करेक्ट है? सिंपल सा, अगर मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं, मेरे से किसी ने पूछा कि हाँ सर आपकी कार की स्पीड कितनी है, तो मैं कहूंगा 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे को किसी ने पूछा कि सर आपकी कार की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं कहूंगा 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी डिफाइन करें तो मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूं, लेकिन इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ठीक। इस रिलेशन को याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग इसी रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने कहा a car has constant acceleration when it crosses a point A. Its speed was v1 and at point B its speed was v2. Find its speed when it crosses midpoint. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आशुतोष वीडियो ऑन कीजिए। आप वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। Sir, root v1 square plus v2 square upon 2. रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हाँ सही है। देखिए कैसे करेंगे, मैंने कहा कि दो पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। जब पार्टिकल इसको क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है v1
और जब ये बी पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है v2, और मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन क्या है a। अब यहाँ पे आपको कहा गया कि c क्या है, मिड पॉइंट। मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है x है और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है x है, ठीक। और ये मिड पॉइंट पे मैंने स्पीड मान ली v, जो कि मेरे को निकालना है। जब ये मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा तो पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, ठीक। अब आपने क्या किया, ए और बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक। तो अगर मैं ए और बी के लिए यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इनटू x, x की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है। अगर मैं ए और सी के लिए यूज कर रहा हूं तो v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, क्लियर है ये, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2ax की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं। अगर मैं 2ax की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax की वैल्यू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नोट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट मैंने कहा कि मेरे को पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन पता है, ये रिलेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2t माइनस 2। x क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक। यहां पे मेरे से पूछा गया फाइंड इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड at t is equal to 4 seconds। कीजिए जल्दी से सॉल्व। सर इंस्टेंटेनियस 2 आ रही है और एवरेज 3/2। ठीक है, अब देखिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जो आपने किया वही मैं भी करता हूँ, फिर देखते हैं सही है कि गलत है। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस निकालूं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx ओवर dt। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल गई। आपने कहा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, -2। पार्टिकल -2 पे है ना, ठीक। और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है 6। 4 into 2 8 minus 2 6। मतलब कि इसका मतलब पार्टिकल सबसे पहले कहां पे था, -2 पे था, और पार्टिकल फाइनली कहां पहुंच गया 6 पे। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 8, ठीक है। तो 8 डिस्टेंस कवर की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए अब ये बताइए क्या ये करेक्ट है, मतलब ये कैसे पता चलेगा, जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया। एक और एग्जांपल लेते हैं उसके बाद आते हैं, ठीक है। एग्जांपल से हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
एक और एग्जांपल लिखिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ, v इज इक्वल टू 4 माइनस 2t। वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 to 3 seconds। फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 to 3 seconds। वेलोसिटी है। देखिए वेलोसिटी का रिलेशन मेरे को पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx ओवर dt इज इक्वल टू 4 माइनस 2t। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, dx इज इक्वल टू 4 माइनस 2t इंटू dt, इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को x मिल जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहता हूँ तो टाइम इंटरवल क्या है, 1 to 3 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूं 1 से लेके 3, समझ में आ रहा है, टाइम पहले 1 था उसके बाद आपका 3 सेकेंड थे। तो मैंने कहा कि dx का इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। अब देखते हैं तुषार सही आ रहा है कि नहीं। 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4t, तो 4t, t की लिमिट 1 to 3 माइनस 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो आपने सिंपल लिखा t स्क्वायर लिमिट 1 to 3। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 4 into 2 8 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 8 0। ये आ रही है ना। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जब आपने x की वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू आपकी 0 आ रही है। दिमाग तो आपका तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी तो है कुछ ना कुछ, 0 तो नहीं है ना। ठीक, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती तभी मैं कहता कि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है। पार्टिकल अगर रेस्ट पोजीशन पे होता तभी डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 0 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है तो पार्टिकल मूव तो कर रहा है, अगर पार्टिकल मूव करेगा तो डिस्टेंस भी कवर करेगा ही करेगा। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे निकाला वो गलत निकाला, ये डिस्टेंस नहीं आया। अब मैं सेकेंड थॉट प्रोसेस सोचूंगा कि मैंने गलती कहाँ पे की है। ठीक है, अब गलती कहाँ पे की है इसको अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू 4 माइनस 2t, मैं वो टाइम पता लगाना चाहता हूं जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब v इज इक्वल टू 0 पुट किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड। कि पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकेंड पे 0 हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकेंड पे 0 हो गई, इसका मतलब पार्टिकल 2 सेकेंड पे रिवर्स बैक लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ग्राफ में भी इसी कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने वो टाइम पता लगाया जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकेंड पे 0 हो रही है, इसका मतलब वो वहां से रिवर्स बैक लेने वाला है। अभी वो प्रूफ भी हो जाएगा कि कैसे रिवर्स बैक ले रहा है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल रिवर्स बैक लेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से रिलेशन निकालना चाहूं x और t के बीच में तो मैं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं पुट करता, मैं डायरेक्ट x और t के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूं अगर बिना लिमिट पुट किए इसको सॉल्व करूं तो। ठीक,
अगर मैं यहाँ पे x और t के बीच में रिलेशन निकालूं तो x और t के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा? 4 का इंटीग्रेशन 40 माइनस टी स्क्वायर। यस तो सर। और t के बीच में रिलेशन पता चल गया 40 माइनस टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। t इज इक्वल टू, मेरे को कौन से टाइम इंटरवल में बोला जा रहा है? 1 से लेके 3 सेकंड तक, ठीक है। तो मैं तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बात करूंगा। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 4 माइनस 1 3। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 0 4। हाँ ठीक है। और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 12 माइनस 3। अब देखिए, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे है? 3 पोजीशन पे। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये 2 सेकंड है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल 4 पोजीशन पे है। लेकिन t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल 3 पे है। तो ये तो कॉमन सेंस काम करता है कि पार्टिकल 3 पे आ गया, इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा होगा तो यहाँ से रिवर्स बैक लेना पड़ेगा, तभी तो पार्टिकल 3 पे पहुंचेगा। नहीं तो इसको तो आगे निकल जाना चाहिए था। ठीक, इसलिए जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड पूछी जाए या डिस्टेंस पूछी जाए, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करके देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 कितने टाइम पे होगी, क्योंकि उस टाइम के बाद वो पार्टिकल क्या लेगा? रिटर्न बैक लेगा। ठीक है। और x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल कहां पहुंच गया? 3 पे। यहां पे वापस आ गया पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो अभी देखिए, अभी आपने क्या निकाला? आपने जब इसको इंटीग्रेट किया था तो आपने लिमिट पुट की थी 1 to 3। ठीक है। इनिशियल पोजीशन तो यही थी पार्टिकल की A, फाइनल पोजीशन भी यही है पार्टिकल की B, मतलब कि दोनों पोजीशन तो सेम है ना। पार्टिकल घूम के उसी पोजीशन पे वापस पहुंच गया। इसका मतलब जब आपने इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व किया तो आपने क्या निकाल दिया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो ये गलती की थी हम लोगों ने। अब बताइए डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक पार्टिकल मूव किया, यहां से 3 से लेके 4 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 मीटर। वापस आया तब भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 मीटर। और कितने टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहे थे? 1 से 2 1 सेकेंड, 2 से 3 1 सेकेंड, मतलब कि कितना टाइम इंटरवल था? 2। तो कितनी आ गई स्पीड? आगे समझ में? यस सर, एक चीज पूछनी थी। पूछिए पूछिए। सर हमें v4 माइनस 2t दिया हुआ है हाँ। ना सर? तो सर आपने सर नॉर्मली इंटीग्रेट करके पोजीशन का 40 माइनस टी स्क्वायर निकाल दिया, तो सर कांस्टेंट भी तो आएगा। यहाँ पे जो देखिए, वो मैथ्स में हम लोग कांस्टेंट के, लेकिन उसके बाद जब हम लोग पोजीशन निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका लीनियर रिलेशन, ठीक है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो लीनियरली मूव कर रही है। जो हम लोग कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट टर्म क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है बताइए? क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? मतलब सर नहीं पता? सर वो तो मतलब कोई कांस्टेंट इसलिए होगा, डिफरेंशिएट करके जब 0 आएगा। कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? चलिए थोड़ा सा मैथ पढ़ा जाए। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? लिमिट है। लिमिट होगी तो सी थोड़ी ना रहता है। हाँ, तो इसमें सी आएगा। क्यों? देखिए थोड़ा सा मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक। जैसे कि कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं
तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यही करते हैं ना कि y क्या और dx क्या है। अगर y dx को अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए तो ये एक स्ट्रिप होती है, इसी का एरिया निकालते हैं और इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे इंटरवल के लिए। लेकिन अगर इस स्ट्रिप को अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो आपको देखिए क्या नजर आएगा। इस स्ट्रिप को अगर मैंने मैग्नीफाई किया तो कुछ ऐसा नजर आएगा। मैग्नीफाई कर रहा हूं, ये देखिए ये हल्का सा कर्व है यहाँ पे, है ना। इसको जब मैग्नीफाई किया तो ये नजर आया, लेकिन मैं y इंटू डी एक्स कर रहा हूं। y का मतलब क्या, इंटू डी एक्स, ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया ना, लेकिन इसमें एक छोटा सा एरिया गायब हो गया, आया सर में, इसलिए कांस्टेंट टर्म रख देते हैं। नहीं आया सर समझ मेरे आ रहा है, पर सर हमें कैसे पता कि वहाँ कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है कि नहीं। अरे स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, दिमाग लगा देना चाहिए। ठीक है सर। हाँ अब क्लियर है। चलिए कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। प्रीवियस स्लाइड में चलता हूं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, जल्दी से नोट। सर हाँ बोलिए। सही है, अभी सही है, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी तो निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे निकालेंगे? सर 1 पे निकाल लें फाइनल मतलब वो हमें 0 सेकंड पे पता है, 1 पे हाँ निकाल, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो 0 से 1 के बीच में कितना भी डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। और सर, और सर डिस्टेंस उनके बीच में निकालेंगे 1 और 3 के बीच में कितना होगा। सही है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपने वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट को रखा ना दिमाग में, क्योंकि वहां से वो टर्न बैक लेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वैसे भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा अभी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है, ना कि डिस्टेंस। इसलिए अगर हम लोग डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए ये पार्ट। नोट करके ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, जब भी आपको डिस्टेंस या एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमेशा सबसे पहले हम लोग वो टाइम निकालेंगे जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि उस टाइम के बाद पार्टिकल रिवर्स बैक लेगा। अभी मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करके दिखाइए। नोट कर लिया? आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए।
सर एवरेज स्पीड 13/5 हाँ ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी सर माइनस नहीं सर -1। सही है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, कितना आ जाएगा 2t - 6। मेरे को पूछा गया एवरेज स्पीड, तो हमेशा सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, वो टाइम पता लगाएंगे जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो t = 3 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब 3 सेकंड के बाद पार्टिकल रिवर्स बैक लेगा। ठीक, तो आपने क्या किया, x t = 0, t = 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 0। t = 3 सेकंड, t = 3 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या आ रही है, -9। और t = 5 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या आ रही है, -5। -5। इसका मतलब पार्टिकल 0 पे है, उसके बाद वो पार्टिकल कहाँ पे आ गया, 2 सेकंड 3 सेकंड पे -9 पे, और उसके बाद पार्टिकल वापस t = 5 सेकंड पे कहाँ के आ गया, -5 पे। इसका मतलब पार्टिकल पहले स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा था और उसके बाद वो यहाँ से रिवर्स बैक लिया और इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 0 से लेके -9 तक, इसका मतलब 9 मीटर ट्रेवल किया। उसके बाद -9 से लेके -5 तक, इसका मतलब 4 मीटर ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 13, 9 + 4। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 13 / 5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पॉइंट आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमेशा याद रखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है, -5, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0। ठीक, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, -5 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है, 5 -1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है सबको? एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया जाए। नहीं सर, आशुतोष। अच्छा आशुतोष बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये पहला वाला पार्ट क्लियर है कि एवरेज स्पीड आपने कैसे निकाली। आशुतोष ये क्लियर है कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली आपने। सेकंड पार्ट मतलब कि एवरेज वेलोसिटी। देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा 2 डायमेंशन में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन ये है बेटा, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो कितना आ जाएगा, -5 - 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका मैं सिग्निफिकेंस समझूं, ये कह क्या रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ एवरेज वेलोसिटी का। देखिए -5 ये है, ये आपका 0 है, इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। अब इसको बस एक स्टेप और समझा रहा हूँ। इनिशियल पोजीशन है आपकी 0, फाइनल पोजीशन है आपकी -5। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, इसलिए जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बोले कि अगर पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो 5 सेकेंड के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, फाइनल पोजीशन पे, -5 पे पहुंच जाएगा। अब आया समझ में, मतलब कि जो निकाला मैंने बिल्कुल करेक्ट निकाला है। आशुतोष क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है,
एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। हमें पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर दी हुई है। पोजीशन वेक्टर कितना है? 5 1 माइनस cos 2t i कैप प्लस 5 sin 2t j कैप। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पार्टिकल ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? गलत नहीं होना चाहिए। सर हाँ बोलिए। 10 इंटू साइन 10। गलत है। मैंने बोला ना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब सही में अच्छा क्वेश्चन है और रूट सिंपल में क्वेश्चन। आंसर, कितना है रूट में आंसर, आंसर बताइए तो। रूट 125 माइनस 100 प्लस 2। नहीं, आशुतोष आया? हिंट दूं? हिंट दूं? उसके बाद देखता हूँ हिंट से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। नहीं, हिंट देता हूं। ये आपको दिया हुआ क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दी हुई है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, मेरे को क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूं? dx ओवर dt। अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ गया। चलिए जल्दी से कीजिए। सर हाँ बोलिए। तो सर सीधे हम इसका क्यों नहीं मैग्नीट्यूड निकाल लेते? किसका? r का? हाँ, इससे क्या मिलेगा? ऐसे पोजीशन नहीं मिल जाएगी? उससे क्या मिलेगा? तो 0 पे पता चल जाएगा, 10 सेकंड में पता चल जाएगी पोजीशन। आज देखिए आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। अभी इसमें मैथ्स भी पढ़ानी है मेरे को।
चलिए पहले तो जो मैंने समझा पहले उसको लिखूं। मैंने क्या समझा कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। 5 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस, ये तुषार 100 मीटर पर सेकेंड नहीं 100 आएगा, यूनिट 100 होती है, मीटर होगी। चलिए cos 2t का Yes, डिफरेंशिएशन 2 sin 2t, ये तो सही कर रहा हूं ना? डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से आपको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से आता है। yes sir. इसका tan Two cos 2t 2t ठीक है। j cap. मेरे को क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? dx/dt, where dx is the small distance। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 10, 10 को कॉमन ले लिया बाहर, अंडर रूट क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होती है वैल्यू? 1 10 आएगा सर. 10 आएगा ना? Yes sir. तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू कितना हो गया? dx इज इक्वल टू हो गया 10 dt। अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं क्योंकि ये dx यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। टाइम इंटरवल क्या है? 0 से लेके 10 सेकंड तक। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब कि डिस्टेंस कितना आ गया? 100 मीटर। ये क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट कीजिए, फाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी। फाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ? Sir x ट्रेजेक्ट्री का man मतलब ये, उसके बाद की कोई हाँ उसकी पाथ की इक्वेशन। ये हम लोग कैसे निकालते हैं? जनरल तरीका क्या है? जब भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड ट्रेजेक्ट्री, आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि क्या करें? between x. फाइंड और y के बीच रिलेशनशिप में बिटवीन y रिलेशन। एंड x। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। और रिलेशन निकालने के लिए देखिए r इज इक्वल टू दिया हुआ आपको 1 माइनस कॉस 2t आई कैप प्लस 5 साइन 2t। ठीक है, इसका मतलब इसका x कंपोनेंट कितना है? 5 माइनस 5 कॉस 2t। y कंपोनेंट कितना है? 5 साइन 2t। जब भी साइन और कॉस के टर्म में अगर कहीं पे भी आपको रिलेशन मिले तो सबसे बेस्ट तरीका है कि साइन की वैल्यू निकालिए, कॉस की वैल्यू निकालिए, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो -5 cos 2t इज इक्वल टू x माइनस 5, और ये तो सिंपल था ही आपका 5 sin 2t इज इक्वल टू y। दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूंगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये क्या है? सर्कल। और सर्कल का सेंटर 5,0 रेडियस 5 खत्म। अब आर्यन जो आपने पूछा था देखिए आंसर मिल गया। यहाँ पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर आप वहां पे मैग्नीट्यूड करके निकालते आपको रेडियस मिलता। क्लियर है? यस सर।
चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो मेरे को कौन कौन से एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा ये कुछ सेमी सर्कुलर पाथ है ये वाला, ठीक, और एक सामने एक सिंपल स्ट्रेट पाथ है। दो पाथ है यहाँ पे, एक तो सेमी सर्कुलर वाला पाथ है और एक स्ट्रेट पाथ है। मैंने क्या किया, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। रिंग है, रिंग रिंग मान लीजिए, ठीक है। इस रिंग को मैं हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं और एक रिंग को मैं सेमी सर्कुलर पाथ में फेंक रहा हूं, तो रिंग तो ऐसी जाएगी ना, और ये ए वाली रिंग ऐसी जाएगी, ठीक। कंडीशन क्या दिया गया कि जो इनिशियल स्पीड जो ए की है इस डायरेक्शन में वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है v। जो b की इस पोजीशन पे जो b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, v के इक्वल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ b इज इक्वल टू v इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। एट स्टार्टिंग horizontal component of B is equal to B, और ये B क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 1 से 2 तक पहुंचने में कौन सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है। ए वाला जल्दी पहुंचेगा या बी वाला जल्दी पहुंचेगा, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ए और बी दोनों साथ में पहुंचेंगे, ए ज्यादा टाइम लेगा बी के कंपैरिजन में, बी ज्यादा टाइम लेगा ए के कंपैरिजन में, या इनसफिशिएंट डेटा। पर इसका आंसर सेकंड है क्या? हाँ, कैसे? एक क्वेश्चन मुझे याद सा है, मैं अभी देखता हूँ कैसे। अच्छा ठीक है। शुभम बताइए, आज तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं रहे, सरेंडर कर दिया क्या? आज से तो आज आपका भी कोई भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा।
गायत्री क्या है? नहीं, शुभम कैसे करें? नहीं पता। अनुष्का, आर्यन, चलिए फिर मैं ही बताता हूँ। मान लीजिए ये रिंग यहां पहुंच चुका है इस पोजीशन पे, ठीक है। अगर ये रिंग इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक्ट करना होगा, क्योंकि ड्रॉपर पैसेज आप लोगों को बता सकता हूँ, ये सब सुना हुआ आपने कि हाँ नॉर्मल नाम की कोई चीज होती है, ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैंने कहा कि ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्पोनेंट किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। अब ये बताइए पार्टिकल को ए से सॉरी 1 से लेकर 2 तक पहुंचना है, तो अगर मैं सिंपली अगर मैं देखूं कि अगर पार्टिकल को ए 1 से लेकर 2 तक पहुंचना है तो 1 से लेकर 2 तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। बी वाला वर्टिकली भी आ रहा है नीचे, लेकिन लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल में तो यही बात करते हैं, जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण पार्टिकल का रेंज आता है और वर्टिकल कंपोनेंट के कारण पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि अगर मैं बी वाले की बात करूं तो बी को लीनियर 1 से लेकर 2 तक पहुंचने के लिए मैं सिंपल बात करूं इतनी डिस्टेंस कवर करनी है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस कवर करनी है 2r के इक्वल, तो 2r को डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक। लेकिन जैसे जैसे b नीचे पहुंच रहा है तो यहाँ पे एक n का कंपोनेंट मिल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स मिल रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा तो b जब ऊपर से नीचे आएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। फोर्स मिलेगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा तो बॉडी एक्सीलरेट करेगी, ठीक। तो जब b ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। इसको मान लीजिए कि b की वैल्यू मैंने मान ली 10 सपोज कर लिया, और b की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी? 10। दोनों इक्वल थे ना, ये तो कहा है मैंने क्वेश्चन में। लेकिन जैसे जैसे b नीचे पहुंच रहा है तो ये जो 10 की वैल्यू है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज होती जा रही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जब पहुंचा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? मैंने कहा कि 10.2 हो गया। यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गया। ये मैंने मान लिया, ठीक। लेकिन जैसे जैसे फिर से ये वापस ऊपर जाएगा तो ये 11 से वैल्यू फिर से कहां पे पहुंच जाएगी? 10 के बराबर। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए ओवरऑल, ठीक है। तो कौन जल्दी पहुंचेगा? आया समझ में? नोट कर लीजिए, रीजन लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट को लिखिए कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया।
आर्यन क्लियर है? तो आंसर को याद करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी याद कीजिए। हाँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया, लेकिन फिगर कुछ और था, ऑप्शन यही है। ठीक, क्वेश्चन था ये ए पार्टिकल है, इसकी हाइट यहां से यहाँ कितनी है, एक्स। ये बी पार्टिकल है, इसकी हाइट यहां से यहाँ कितनी है, एच। कौन सबसे पहले बॉल से कोलाइड करेगा? बताइएगा जी। देखिए दोनों सेम हाइट पे है ना, मतलब कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, mgh। अगर दोनों जब ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, इसका मतलब दोनों की स्पीड सेम है। अब तो वही क्वेश्चन सेम आ गया कि यहां से यहां पहुंचना है और इसको भी यहां से यहां पहुंचना है, लेकिन जब ये बी वाला यहां पे आएगा तो इसको एक एक्सीलरेशन मिल रहा होगा एंड कंपोनेंट के कारण, तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा? बी। सेम कॉन्सेप्ट है। चीजें आ रही हैं समझ में? मैं काइनेमेटिक्स की शीट प्रोवाइड करूंगा आज ही, वैसे प्रोवाइड कर दी है क्या? कौन कौन सी शीट दी है? एरर के बाद कोई शीट दिया आप लोगों को? सर। ठीक है, तो अभी मैं क्लास के बाद आप लोगों को काइनेमेटिक्स की शीट दे देता हूँ। ठीक, जो जो क्वेश्चन इसके टाइम के आपको आते हैं फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आपसे 200 प्लस क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स हम लोगों का एक वीक के आसपास में चलेगा, तब तक सभी क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके। क्लियर है? हाँ सर, ये सेमी सर्कुलर में जो आपने जो एंगल बनाया है वहां पर उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा n cos थीटा, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो अब वो सेमी सर्कल हाफ कंप्लीट करने के बाद जस्ट इसी पॉइंट पर आएगा तो n cos थीटा उसके अपोजिट में लगे तो वही वेलोसिटी हो जानी चाहिए ना। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसकी स्पीड मैंने कितनी मानी? 11 मीटर पर सेकेंड। ये जब वापस यहाँ पे पहुंचेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? n cos थीटा इधर लगने लग जाएगा। हाँ हाँ, तो 11 से कम हो जाएगी ना। यस सर। यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से कितनी हो जाएगी? 10। 10। तो ओवरऑल तो 10 से ज्यादा ही था। आया समझ में? पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, लेकिन ओवरऑल तो 10 से ज्यादा ही है। अब क्लियर है? ठीक है, तो चलिए फिर कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब कल 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा कुछ अच्छे लेवल के। ठीक, चलिए ओके बाय बाय। अभी मैं शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा उसमें से। ठीक है।